नमस्कार। जहाँ चाह वहाँ रहा। जी दीप्ति जी, बिल्कुल ठीक बात कहीं। जैसे किसान भाई जो चाहते हैं, जिस चीज़ की खेती करना चाहते हैं, अगर थोड़ी बहुत सहायता कृषि दर्शन से जानकारी से मिल जाती है तो उनका राह आसान हो जाता है। बिल्कुल, और इसीलिए आपके राहों को आसान करने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से, जिसके तहत हम आपको देते हैं मंडी में क्या रहेगा अनाजों का भाव, मौसम समाचार क्या रहेगा, इसके साथ साथ बहुत सारी अच्छी अच्छी उम्दा जानकारियां भी देते हैं। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु शेखर। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गव्य विकास विभाग गढ़वा पशुपालकों को 75% अनुदान पर दे रही है हस्तचालित और पावर चालित चारा कटर मशीन। आत्मा राज्य के सभी जिलों में प्रखंड स्तर पर चला रही है कृषक पाठशाला। ओपन मिल समरसेबल पंप सिंचाई कार्य को करता है आसान। गव्य विकास विभाग गढ़वा द्वारा जिले के पशुपालकों के बीच हस्तचालित और पावर चालित चारा कटर मशीन वितरण किया जाना है। चारा कटर पाने के इच्छुक लाभुकों को 75% राशि योजना के अंतर्गत अनुदान में दी जाएगी और शेष 25% राशि लाभुक को स्वयं वहन करना होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए पशुपालक संबंधित विभाग में आवेदन दे सकते हैं। गढ़वा जिले के पशुपालक जो झारखंड राज्य के निवासी हैं और जिनके पास कम से कम 2 से 3 उन्नत नस्ल या संकर नस्ल के दुधारू पशु हैं, वैसे पशुपालक चारा काटने की मशीन अनुदानित दर पर खरीदने के लिए जिला गव्य विकास पदाधिकारी के पास आवेदन दे सकते हैं। हस्तचालित चारा कटर पाने के लिए 2 से 3 पशु का होना और पावर चालित चारा कटर के लिए 5 पशु का होना अनिवार्य है। लाभुक को 75% राशि योजना द्वारा दी जाएगी और शेष 25% राशि उन्हें स्वयं वहन करना होगा। अनुसंधानों के दौर से गुजरते हुए कृषि क्षेत्र में भी नई तकनीकों और पद्धतियों का विकास हुआ है। इन पद्धतियों की संपूर्ण जानकारी कृषकों को हो सके ताकि वे इनका इस्तेमाल अपने खेतों में करके लाभान्वित हो सकें। इसके लिए संस्था आत्मा राज्य के सभी जिलों में प्रखंड स्तर पर कृषक पाठशाला चलाती है। इस पाठशाला में 25 किसानों का चयन करके किसी एक किसान के खेत में बतौर उस पद्धति से खेती करके प्रायोगिक तौर पर कृषि शिक्षा दी जाती है। साथ ही पाठशाला में खेती बाड़ी के साथ पशुपालन संबंधी समस्याओं का भी समाधान किसानों को बताया जाता है। आने वाला मौसम सर्दी का है, तो किसान भाई सर्दियों में लगाने वाले फसलों की तैयारी कर रहे होंगे। जो किसान इस मौसम में टमाटर लगाना चाहते हैं उनके लिए कृषि विशेषज्ञों द्वारा सुझाया उन्नत प्रभेद है पूसा द्वारा विकसित सभी प्रभेदों के अलावा स्नेहलता और रक्षिता। इन प्रभेदों को लगाकर किसान अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। स्नेहलता, रक्षिता और पूसा द्वारा विकसित सभी टमाटर के प्रभेद अच्छा उत्पादन देते हैं। ये प्रभेद मुख्य रूप से जाड़े में लगाने योग्य होते हैं। मुख्य फसल के लिए 500 से 700 ग्राम बीज 1 हेक्टेयर में बुआई के लिए पर्याप्त होता है। सिंचाई, निकाई और आवश्यक उर्वरकों का प्रयोग कर इन प्रभेदों द्वारा टमाटर की 200 से 250 क्विंटल उपज प्राप्त की जा सकती है। पूसा से निकलने वाली बहुत सारी प्रजातियां हैं, तो आप उसमें स्नेहलता, रक्षिता ये सारी प्रजातियां ले सकते हैं। और उसकी नर्सरी डालने का उचित समय सितंबर के लास्ट वीक में आप उसकी नर्सरी डाल दीजिए। जब पौधा आपका 25 से 30 दिन का हो जाए तो 45 × 45 की दूरी पर उसकी रोपाई कर दीजिए और उचित देखभाल करते रहेंगे तो आप नवंबर से दिसंबर में उसके फल प्राप्त होते रहेंगे। जिन किसान भाइयों ने अरहर की फसल लगा रखी है और ऐसे समय में जब वर्षा कम हुई है, ऐसे में फसल पर खरपतवारों और विभिन्न प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है। ऐसे में अरहर के बेहतर उत्पादन के लिए किसान क्या करें, बता रहे हैं बेहतर तकनीक में हमारे कृषि विशेषज्ञ। जो किसान भाई अरहर की खेती किए हैं और नमी उनके लिए पर्याप्त नहीं है भी है, तो वो सबसे पहला ये काम करें कि निकौनी तो अविलंब कर दें। साथ साथ कीटनाशक दवा, खासकर जो इंडोसल्फान का तो अब प्रतिबंधित है, मोनोक्रोटोफास या क्लोरोपाइरीफॉस BCC, इन दोनों में से कोई कीटनाशक 20 ml प्रति कट्ठा यानी कि 500 ml प्रति एकड़ की दर से 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें ताकि किस कीट व्याधि से फसल सुरक्षित रहे।
खेतीबाड़ी में सिंचाई कार्य को आसान बनाता है ओपन मिल समरसेबल पंप। यह पंप गहरे कुओं, तालाब, नहर इत्यादि से पानी खींचकर खेतों तक आसानी से पहुंचाने में सक्षम है। आइए अब मिलते हैं एक प्रेरणा स्रोत सफल किसान से जो आधुनिक खेतीबाड़ी द्वारा अच्छी फसल उपजाने में माहिर हैं। सफल खेतीबाड़ी करके वे खूब आर्थिक लाभ ले रहे हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं। इन्होंने अपनी खेती बाड़ी के दम पर अपना ही नहीं बल्कि अपने पूरे गांव का भी नाम रोशन किया है। ये सभी प्रकार की फसलों को उपजाने में एक समान पकड़ रखते हैं और कृषि की वैज्ञानिक विधियों को महत्व देना इनकी खासियत है। मैं 7-8 साल से खेती कर रहा हूँ। बैगन की खेती ही करता हूँ और बैगन की खेती में मेरा बहुत अच्छा ही इनकम होता है। उसमें हम पढ़ाई लिखाई के लिए मेरे बाल बच्चा को अच्छा स्कूल में भी भेज रहा हूँ। सभी अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और कोई इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ रहे हैं। और इससे मेरा भी कुछ खेती बाड़ी से बहुत गाड़ी घोड़ा का भी स्कीम सोचे हुए हैं। टेम्पो अभी चल रहा है और पढ़ाई लिखाई में मेरा बाल बच्चे बड़े अच्छे तरह से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। सभी इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ रहे हैं। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। खाद्यान्न मंडियों में चली आ रही तेजी में फिलहाल कमी की संभावना नहीं है। वैसे आज अनाजों के मूल्यों में कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं दर्ज किया गया। सब्जी मंडियों में भी हरी सब्जियां अपने बढ़े हुए मूल्य पर कायम है। वहीं कुछ प्रमुख खाद्यान्नों के आज के भाव इस प्रकार रहे। चावल मोटा न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2000 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1450 रुपए से लेकर अधिकतम 1600 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 6700 रुपए से लेकर अधिकतम 7200 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4300 रुपए से लेकर अधिकतम 4600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 5800 रुपए से लेकर अधिकतम 6100 रुपए। चीनी न्यूनतम 3500 रुपए से लेकर अधिकतम 3800 रुपए और सरसों तेल न्यूनतम 10100 रुपए से लेकर अधिकतम 10300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। और अब एक नजर राज्य के 4 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार रहे। रांची अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जी दीप्ति जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। कृषि समाचार में हमने आज कई नई तकनीकों की जानकारी साथ में किसान भाइयों को भी दी। बिल्कुल। और आज क्या खास लेकर आए हैं हमारी जानकारियों में? जी दीप्ति जी, आज हम लोग कृषि के साथ पशुपालन के संबंध में जानकारी देने जा रहे हैं, खासकर हरे चारे के प्रबंधन के बारे में। जैसा कि हमारे किसान भाई को मालूम है और खेतों में दिखाई भी दे रहा है कि इस समय खेतों में बहुत बड़ी मात्रा में हरे चारे की उपयोगिता है, उत्पादन हो रहा है। बिल्कुल। और जब खेत में हरे चारे जब आ गए हैं तो उसे सही तरीके से दुरुस्त करने की भी बहुत ज़रूरत होती है। जी दीप्ति जी, जैसे बरसात के बाद हरे चारे का उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ है और इसको कैसे लंबे समय तक बरकरार रखा जाए ताकि हमारे पशु इसका
उपयोग करके इसका भोजन करके ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहें। बिल्कुल, मैं आपका इशारा समझ गई। क्योंकि किसान भाई, हरा चारा पशुओं के लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि पशु जब अच्छी तरीके से हरे चारे को भोजन के रूप में ग्रहण करेंगे तभी अधिक से अधिक रूप में वो दूध दे सकेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हरा चारा किस तरह से आप अच्छे से अपने खेतों में लगाकर उसको किस तरह से संरक्षित कर सकते हैं, इसकी जानकारी आज के हम कार्यक्रम में समेट कर लाए हैं। जी, तो किसान भाई, हरे चारे का प्रबंधन कैसे किया जाए, आइए देखते हैं एक जानकारी। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं हूं कोडरमा के जयनगर कृषि विज्ञान केंद्र में और हमारे साथ हैं SRF वीरेंद्र कुमार वर्मा जी। ये आपको बताएंगे हरे चारे का प्रबंधन के बारे में। आप जानते हैं कि हरा चारा पशुओं के लिए कितना महत्वपूर्ण है। वीरेंद्र जी, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जैसा कि आप भी जानते हैं कि हरे चारे का पशुओं के जीवन में बहुत महत्व है। सिर्फ आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि हरे चारे का प्रबंधन वे कैसे करें। किसान भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हरा चारा जो है हमारे पशुपालक भाई और किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरह हम जानते हैं कि पशुओं की संख्या में विश्व में नंबर 1 पर चल रहे हैं, लेकिन दूध के उत्पादन में हमारा देश बहुत ही नीचे है। और इसमें ख़ास तौर पर हमारे यहाँ अच्छे नस्लों का न होना और हमारे यहाँ जो हरा चारा का उत्तम प्रबंध होता है उसका उपलब्धता की कमी होना, जिससे हमारे पशु जो होते हैं कुपोषण के शिकार हो जाते हैं और उनके जो दूध का उत्पादन है वो बहुत ही कम हो जाता है। जिससे किसान भाइयों, आप सभी को चाहिए कि हरा चारा जो होता है उसको हमेशा उगाएं। इस हरे चारे के लिए हमें बहुवर्षीय घासों का उपयोग करना होगा जो हमें हर समय में हरा चारा दे सकें। हरा चारा के लिए किसी खास मिट्टी की आवश्यकता होती है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि पानी की आवश्यकता होती है। मिट्टी तो सैंडी लोम है फिर भी चलेगा, लेकिन पानी उनको चाहिए। तो ऐसी बहुत सी घासें हैं जो बहुत कम पानी में भी अच्छी से अच्छी उत्पादन दे रही हैं। वीरेंद्र जी, आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि हरे चारे का कितने प्रकार का हरे चारा होता है? यहाँ पर तो मुख्य रूप से जो हमारे पास मौसम है रबी, खरीफ और जायद, तो इन तीनों मौसम में हम हरे चारे का उत्तम प्रबंध कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर बहुवर्षीय घासें हैं, गिनी ग्रास है, नेपियर है, स्टेलो है। उसके बाद हमारे पास आता है बरसी, मक्का, ज्वार और बाजरा। ये बहुत प्रकार के जो घास हैं इनको हम उगा करके अच्छा सा अच्छा हरा चारा उत्पादन ले सकते हैं। और अपने जो पशुपालक भाई हैं इनसे जो पशुओं को अलग से दाना, खली चूनी देते हैं और जिससे उनके उत्पादन का लगभग 60 से 64% उसी पर खर्च हो जाता है। तो इन सब से बचने के लिए अगर किसान भाई ये हरे चारे का उपयोग करें और 400 किलोग्राम जो वज़न की एक जानवर है, उस जानवर को अगर 50 किलोग्राम हरा चारा अगर उनको दें तो लगभग 5 से 7 किलो दूध, 5 से 7 लीटर दूध उत्पादन ले सकते हैं। वीरेंद्र जी, अभी आपने हमारे किसान भाइयों को हरा चारा के प्रकार के बारे में बताया, तो वे किस किस प्रकार को और कब कब लगाएं, बताएं उनको। किसान भाइयों, जैसे गिनी ग्रास है तो वो मार्च से अगस्त में लगता है और इसकी प्रजाति है PG1 जो बहुवर्षीय है और PG19 जो एक बार कटने के बाद वो उत्पादन नहीं देती है। और इसका जो बीज दर है वो 2 से 2.5 किलोग्राम है। या तो इसका जो जड़ होता है वो जड़ लगता है, उस जड़ की मात्रा होती है 20,000 जड़ें प्रति 1 हेक्टेयर के लिए उपलब्ध होता है। और इसमें खाद की जो मात्रा होती है वो 60 किलोग्राम बोते समय यूरिया देनी चाहिए और उसके हर कटाई के बाद 20 से 30 किलोग्राम यूरिया देनी चाहिए। और नेपियर घास है तो NB21 और NB4 तथा एक दूसरी प्रजाति है गजराज, और ये मार्च से जुलाई में लगाई जाती है। और इसका जो जड़ है, जड़ लगाया जाता है जो 40,000 जड़ 1 हेक्टेयर के लिए उपलब्ध होता है। स्टाइलो जो जून में बोई जाती है और अक्टूबर से दिसंबर में इससे हरा चारा प्राप्त किया जाता है। बरसीम की वैरायटी है वरदान BL 1, 2 और 10। मक्का गंगा 2, 3 और 5। बाजरा के लिए BG 54, BK 560 और ज्वार पूसा चरी 6 और पूसा चरी 9। ये सब जो वैरायटियां हैं इसका किसान लगाएं और अधिक से अधिक उत्पादन ले।
वीरेंद्र जी, वैसे तो हरा घास या हरा चारा सभी पशुओं के लिए ज़रूरी है, लेकिन खासकर दुधारू पशुओं के लिए यह कितना आवश्यक है? किसान भाइयों, ये जो हरा चारा है वो हमारे दुधारू जो पशु होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो हमारे किसान पशुपालक भाई हैं वो जो दाना देते हैं जिसका जो मूल्य होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। उसकी अपेक्षा हमारी जो पशु होते हैं वो दूध तो देते हैं, लेकिन जो उस पर लागत आता है दूध उत्पादन पर वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिससे किसानों को उसका सही लाभ नहीं मिल पाता है। तो किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस दाने के जगह पर अगर हम पशुओं को हरा चारा दें तो उससे कम समय में अधिक से अधिक हम दूध उत्पादन भी ले सकते हैं, और जो उस पर जो खर्च आएगा वो बहुत ही कम आएगा। और जो ये ख़ास तौर पर हरा चारा होता है वो बहुत ही पौष्टिक होता है और वो बहुत ही जल्दी पच जाता है, जो जिससे हमारे पशुओं को दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। जिले के किसान भाइयों को बहुत सारे ऐसे किसान भाई जिले में हैं जिनको हरा चारा प्रबंधन की जानकारी नहीं है, तो उनको इस बात की जानकारी मिले और उसका वे लाभ उठाएं, इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से क्या किया जाता है? किसान भाइयों के लिए तो हमारा कृषि विज्ञान बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। यहाँ पर बहुत से किसान पशुपालक भाई हैं जो अभी तक हरे चारे का कोई प्रबंधन उनके पास नहीं है, बस वहीं कुट्टी और भूसा खिला करके। और जो यहाँ पर परंपरा चली आ रही है कि जैसे धान और गेहूं के जो पौधे होते हैं उनको ही पशुओं को सीधे उनके सामने डाल दिया जाता है और उसी से जो वो खाएं और उत्पादन दे। तो हमारे यहाँ पिछले साल गिन्नी ग्रास, स्टाइलो, नेपियर, दीनानाथ ग्रास, जैसे कि दीनानाथ ग्रास आपके पीछे लगा हुआ है, ये पिछले बार वैरायटी आई थी और कुछ किसानों को दिया गया था। और उसके बारे में ये कैसे लगाएं, कब इसका कितना खाद डालें और इससे कितना उत्पादन होगा, इसके बारे में भी कृषि विज्ञान केंद्र बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और गाँव में जा कर के किसानों को बता रहा है। आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान पशुपालक भाइयों को हम यही कहना चाहेंगे कि वो अपने पशुओं को ज़्यादा से ज़्यादा हरा चारा दें, जिससे उनकी दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी हो। क्योंकि कोई भी किसान पशुपालक भाई उनसे पशु को अगर पालता है तो उससे कुछ लालसा रखता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिले। तो कृषि विज्ञान केंद्र से जानकारी लें और उसे कम से कम खर्च में अधिक से अधिक दूध का उत्पादन कैसे करें, ये उनको हमेशा दिमाग में रख करके ही कोई कदम उठाना चाहिए। वीरेंद्र जी, भी आपने दीनानाथ घास की चर्चा की है, तो दीनानाथ घास पशुओं के लिए कितना उपयोगी है और इसको लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? दीनानाथ घास जो है कि बहुत ही अच्छी घास है और ये कम समय में ही आपको उत्पादन देती है। जो दीनानाथ घास है इसके लिए हमको सैंडी लोम की ज़रूरत होती है और ये वर्षा जो खरीफ मौसम होता है, जो वर्षा के बाद बुआई इसकी की जाती है और बीज दर जो इसका होता है 1 से 2 केजी होता है और इसमें खाद की जो मात्रा होती है वो 5 टन खाद, जो गोबर की खाद होती है वो मिलाया जाता है और 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फास्फोरस जो बुआई के समय देना चाहिए और हर कटाई के बाद 20 किलोग्राम नाइट्रोजन किसान फसल को देनी चाहिए। और इसका जो उत्पादन होता है वो 45 से 50 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन लिया जा सकता है। इसका जो मुख्य उत्पादन का केंद्र है ये छोटा नागपुर, गया और बिहार, झारखंड में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। वीरेंद्र जी, आपने हमारे किसान भाइयों को और कृषि दर्शन कार्यक्रम को अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ,
तो दीप्ति जी, हरे चारे के प्रबंधन के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। और क्या खास है आज के कार्यक्रम में? बिल्कुल, और शिमला मिर्च की जानकारी आज के कार्यक्रम में लाए हैं। संजय जी, आप जानते हैं शिमला मिर्च का भरवा बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तक कि जितने भी चाइनीज़ फूड बनते हैं, शिमला मिर्च के बिना उन चाइनीज़ फूड का बनना भी असंभव के रूप में होता है। और व्यावसायिक रूप से भी शिमला मिर्च का डिमांड, जैसे मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हमारे किसान भाई अगर इसका उत्पादन करते हैं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सकता है। बिल्कुल, शिमला मिर्च एक ऐसा मिर्च होता है जो कि तीखा नहीं होता है, लेकिन इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। आप इसे थोड़ा से भी अपने सब्जियों में डालें तो इसका स्वाद भरपूर होता है। लेकिन हम कार्यक्रम में स्वाद की तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि कृषि दर्शन कार्यक्रम है तो खेती की ही बात करेंगे। किसान भाइयों को कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, इस बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, तो लाभ के लिए शिमला मिर्च की वैज्ञानिक खेती, क्योंकि साधारण तरीके से खेती तो आप अपने खेतों में करते ही हैं। अगर आप वैज्ञानिकों की सलाह माने और वैज्ञानिक तरीके से शिमला मिर्च की खेती करें तो शिमला मिर्च की खेती लहलहाएगी ही और आपको अधिक से अधिक लाभ भी प्रदान करेगी। तो संजय जी, चलते हैं और हमारे डॉक्टर साहब से लेते हैं जानकारी कि शिमला मिर्च की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार करें। जी दीप्ति। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र जयनगर कोडरमा में है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं के वैज्ञानिक श्री भूपेंद्र सिंह जी। ये हमें जानकारी देंगे शिमला मिर्च की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। भूपेंद्र जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। भूपेंद्र जी, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि शिमला मिर्च तो काफ़ी अच्छा उसका सब्जी बनता है, तो झारखंड में इसकी क्या संभावनाएं हैं? नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि ये पूछ रहे हैं कि शिमला मिर्च की झारखंड में क्या संभावनाएं हैं, तो बात की जाए, शिमला मिर्च एक अधिक मूल्यवान सब्जियों की श्रेणी में आता है। जैसे आप बाजार मूल्य आप देखेंगे कभी भी 40 रुपये किलो से कम नहीं मिलेगा आपको, 40, 80, 90, 100 तक मिलता है। और 5 स्टार होटल्स में से बहुत अधिक मांग होती है, इसलिए को अधिक मूल्यवान सब्जी कहते हैं। इसकी झारखंड में बहुत ही संभावना है। यहाँ का जलवायु, यहाँ की मिट्टी इसके लिए बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले किसान भाई क्या करेंगे कि इसके लिए उचित प्रजाति, उचित सिंचाई, उचित में सारी चीज़ों की वैज्ञानिक खेती के एक एक पहलू को ध्यान देंगे तभी इस किसान भाई अच्छी खेती कर सकते हैं। यहाँ अधिक से अधिक संभावनाएं हैं यहाँ की जलवायु और मिट्टी में। और यहाँ आपने बताया कि अधिक संभावनाएं हैं, तो अब हम हमारे किसान भाई जानना चाहेंगे कि शिमला मिर्च लगाने के लिए उसकी नर्सरी कैसे तैयार करें और खेत का चुनाव कैसे करें। देखिए, इन्होंने नर्सरी, शिमला मिर्च की खेती के लिए सबसे अहम पहलू होता है नर्सरी तैयार करना। अगर आप उचित नर्सरी तैयार कर लेंगे, उचित पौधा तैयार कर लेंगे तो आने वाले समय में अधिक उत्पादन ले सकेंगे। उस पर रोग और कीड़े कम लगेंगे, उसकी देखभाल अच्छी करेंगे तो अधिक उत्पादन होगा। उसके लिए क्या तैयारियाँ करनी होंगी? सबसे पहले आपको एक जगह का चयन करना होगा जो आपके खेत के पास में हो, उसकी इरीगेशन की सुविधा हो। वहाँ क्या करेंगे? नर्सरी तैयार करेंगे। तो नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक बीज का चयन करेंगे, क्योंकि यहाँ कौन सा बीज आपके पास तैयार है। जैसे शिमला मिर्च की खेती में हम विभिन्न प्रकार के बीज चयन करते हैं, लेकिन यहाँ की कोडरमा जिला यानी झारखंड की बात करें तो यहाँ के लिए इंदिरा, भारत, कैलिफोर्निया वंडर, पूषा, दीप्ति, स्वर्णा, ये प्रजातियाँ बहुत अधिक प्रचलित हैं और मार्केट में मिल भी जाती हैं। इन प्रजातियों का बीज लेकर के तो आप सबसे पहले उसका क्या करेंगे? बीज का शोधन कर लेंगे। बीज शोधन कैसे करेंगे? कोई भी फफूंदनाशक दवा ले लीजिए, थीराम, कैप्टान, ट्राइकोडर्मा, बॉविस्टीन, इस दवा से इसको शोधित कर लेंगे। शोधित करने का तरीका आप सब लोग जानते हैं, उसमें कुछ नहीं करना है आपको। 2 ग्राम दवा 1 किलो बीज के लिए पर्याप्त रहती है। किसी भी बर्तन में बीज को डाल लीजिए और उसके ऊपर से जो चूर्ण टाइप का आपका जो दवा आता है उसको भड़क दीजिए। भड़कने के बाद उसको मिला दीजिए और छाया में सुखा लीजिए। जब बीज आपका सूख जाता है तो नर्सरी में लगाने के लिए तैयार हो जाता है। अब बनाएंगे बेड। बेड किस तरह से बनाते हैं? बेड आपको बनाएंगे 10 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए, 1 मीटर चौड़ा होना चाहिए। लंबाई आप उचित खेत के हिसाब से रखेंगे, जितना आपका खेत है, जितना एरिया में आप शिमला मिर्च लगाना चाहते हैं उसके हिसाब से लंबाई रख सकते हैं। इस तरह से आपके अगर बेड तैयार कर लिया तो उसमें उचित वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद मिला दीजिए और बीज को उसमें डाल दीजिए। किसान भाई क्या करते हैं? बीज को ऐसे छिटकवा विधि से डाल देते हैं, जिससे उनको हमेशा हानि उठानी पड़ती है। विभिन्न प्रकार के रोग आ जाते हैं, कीट लग जाते हैं और उनका उचित वृद्धि और विकास नहीं हो पाता है। तो किसान भाई क्या करेंगे? नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे अहम पहलू होता है बीज को उचित दूरी पर डालना, उचित लाइन में डालना, उसकी उचित गहराई देना। तो हम क्या करेंगे? बीज से बीज की दूरी 3 सेंटीमीटर, बीज की गहराई 2 सेंटीमीटर और बीज से यानी जो लाइन आप बना रहे हैं, लाइन से लाइन की दूरी 5 सेंटीमीटर। इस तरह से अगर आप किसान भाई बीज का चयन कर लेते हैं, बीज को डाल देते हैं तो उनको पर्याप्त मात्रा में दूरी मिलती है, पर्याप्त मात्रा में भोजन और हवा का आदान प्रदान होता है, रूट का ज़्यादा विकास होता है, जिससे उनका वृद्धि और विकास अधिक होता है। अगर इस
तरह से आप कर लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, जो आपके पास वर्मी कंपोस्ट है, गोबर की खाद बचा हुआ है, उसको छान लीजिए, छान के एक लेयर उसके ऊपर लगा दीजिए बेड के। उससे क्या होगा, उसको तापक्रम उचित मात्रा में मिलता रहेगा, जिससे उसका जर्मिनेशन अच्छा होगा। और जो ट्रांसपेरेंट टाइप की पॉलीथीन आती है उसको उससे ढक दीजिए। ढकने के बाद क्या होगा, 2 दिन में आप देखेंगे, दूसरे तीसरा दिन में हल्का हल्का उसमें अंकुरण दिखाई देगा जो सफ़ेद कलर का होगा, और पॉलीथीन को हटा दीजिए। हटाने के बाद उचित मात्रा में आप उसमें पानी समय समय से देती रहिए, तो आपका 40 दिन में आपका शिमला मिर्च का पौध तैयार हो जाएगा, और 40 से 45 दिन में आप उसकी रोपाई कर सकते हैं। अच्छा, मैं भूपेंद्र जी, जैसा कि आपने बताया कि 40 दिन में इसकी रुपाई कर सकते हैं अपने खेतों में, तो रुपाई करते समय हमारे किसान भाई कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करें, और कितने से पौध की दूरी कितनी होनी चाहिए, और कतार से कतार की दूरी कितनी होनी चाहिए, इसकी जानकारी दें। देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है इन्होंने। किसान भाइयों को ये जानकारी रहनी चाहिए, जो आपने खेत तैयार किया है उसमें उचित मात्रा में उर्वरक रहना चाहिए, और उचित मात्रा में खाद की मात्रा नहीं होगी तो आपका पौधों का वृद्धि और विकास अच्छा नहीं होगा। या तो किसान भाई क्या करें, अपनी ज़मीन का टेस्ट करा लें और उसमें देख लें कि खाद और उर्वरक की मात्रा कितनी है। अगर उसमें कम है तो उसमें डालना पड़ेगा आपको। तो क्या करेंगे, 2 ट्रॉली पर हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग FIM डालते हैं, यानी कि सड़ी हुई गोबर की खाद डालते हैं। और इसमें कट्ठा की बात करते हैं, यहाँ तो 1.5 से 2 किलोग्राम नाइट्रोजन, 1 किलोग्राम आप DAP डाल दीजिए, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों मिलता है। ये आप डालने के बाद उसकी अच्छी से जुताई कर दीजिए, पाटा लगा दीजिए। फिर आप आती है रोपाई की बात। ये खाद की मात्रा उचित हो जाती है तो रोपाई की बात, जब आप पौधा उखाड़ के लाते हैं तो पौधे की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर रहती है, पौधा आपका 40 से 45 दिन का हो जाता है। तो रोपाई करते समय ध्यान दीजिए कि पौधे से पौधे की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी का उचित ध्यान रहना चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर। अगर इस तरह से आप कर लेंगे तो होगा क्या कि पौधे को उचित मात्रा में स्पेस मिल जाएगा फैलने के लिए। जब ब्रॉड हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, अच्छा उत्पादन मिलेगा। जैसा कि शुरू में ही आपने बताया था कि इसे शिमला मिर्च जो है काफ़ी पैसा देने वाला है किसानों को, तो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में तो आपने 2-3 किस्मों की बता दी चयन करने के लिए, लेकिन और जो हम अक्सर देखा करते हैं कि पीला शिमला मिर्च होता है, लाल शिमला मिर्च होता है, क्या ये झारखंड के लिए उपयोगी है? और हमारे किसान भाई और कौन कौन से किस्मों का चयन करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सकें? देखिए, इन्होंने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। ये पीला शिमला मिर्च, लाल शिमला मिर्च, पिंक भी आता है, इसकी डिफरेंट टाइप की वैरायटियाँ आती हैं। अभी झारखंड में ये प्रचलित नहीं है, लेकिन धीमे धीमे विकास हो रहा है, क्योंकि यहाँ का जो डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये बड़े बड़े शहरों में आप जाएंगे तो आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट, होटल में आपको देखने को मिल जाएगा, और इसका मूल्य भी काफ़ी अधिक होता है। जैसे पीला शिमला मिर्च, एक सिंजेंटा कंपनी है, उन्होंने निकाला स्वर्ण वेराइटी है, उसको आप लगाएंगे तो उसका जो पीला उसका चेंज होता है कलर, आपका देखेंगे 2 से 2.5 महीने बाद पहले ग्रीन रहेगा, बाद में पीला होना शुरू हो जाएगा। ये इसका वेराइटल कैरेक्टर रहता है, इसके लिए सोना वैरायटी लगाएंगे। अगर रेड शिमला मिर्च लगाना है तो इसके लिए बॉम्बे प्रजाति आती है, आप उसका चयन करेंगे। अगर इन प्रजातियों का आप चयन करते हैं तो देख रेख आपकी वही रहेगी जो आपकी हरी शिमला मिर्च की रहती है, बट इसमें क्या होता है, उसको अधिक उत्पादन मिलेगा, आपको अधिक मुनाफा होगा अगर मार्केट आपका अच्छा मिल जाता है तो। अच्छा, हरा शिमला मिर्च का कौन कौन से अच्छे किस्म है जिसको लगा कि किसान भाई ज़्यादा मुनाफा ले सकें? देखिए, हरे शिमला मिर्च में सबसे अच्छा झारखंड की बात करते हैं तो इंदिरा प्रजाति जो है यहाँ के लिए बहुत अच्छी प्रजाति है। इंदिरा लगा सकते हैं, भारत लगा सकते हैं, और आपका पूषा दीप्ति लगा सकते हैं। ये तीनों प्रजाति अच्छी हैं, और तीनों में भी कंपैरिजन करें तो इंदिरा यहाँ के लिए बहुत अच्छी प्रजाति है। तो किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि इंदिरा प्रजाति का ही चयन करें। अच्छा, ये तो हो गई किस्मों की बात। और लगाते समय कौन कौन से उर्वरकों का ध्यान दें? लगाते समय उर्वरक वही हम बताएं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का विशेष देना होगा। तो नाइट्रोजन की आधी मात्रा, जैसे आपको 2 किलो नाइट्रोजन देना है तो 1 किलो नाइट्रोजन आपको खेत की तैयारी करते समय दे दीजिए। फास्फोरस, पोटास दोनों की पूरी मात्रा दे दीजिए। जो आधा नाइट्रोजन आपके पास बचा हुआ उसको 40 से 45 दिन बाद दोबारा से दे दीजिए। जब पौधा आपका 40 से 45 दिन का रोपाई के बाद हो जाए, तो जब पौधे की जड़ें मजबूत हो जाती हैं, ज़मीन में पकड़ लेती हैं, तो बचा हुआ नाइट्रोजन दे दीजिए, जिससे पौधे का उचित वृद्धि और विकास होगा। तो देखा किसान भाइयों, भूपेंद्र जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी शिमला मिर्च की खेती के बारे में। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप इससे लाभान्वित होंगे। भूपेंद्र जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और किसान भाइयों, इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार। वक्त कम रहा या ज्यादा रहा, आपसे मिलेंगे ये वादा रहा। अगले अंक में फिर ढेर सारी जानकारी लेकर आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।